हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? चलिए आज हम देखेंगे 21 मार्च का छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर क्या क्या रहे खास 21 मार्च को, है ना। 2 दिन से आप मौसम देख ही रहे हैं, है ना। मौसम की वजह से यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू हो जा रहा था, जिसकी वजह से ना वीडियो थोड़े लेट हो गए, पर ये जल्दी ही कवर हो जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा, है ना। चलिए, तो 21 मार्च की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी बेरोजगारी भत्ता से संबंधित भत्ता। आपको पता है अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देने की। तो ये डिसाइड किया गया कि 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया जाएगा, है ना। 1 अप्रैल 2023 शुभारंभ किया जाएगा। इसमें क्या है, शिक्षित बेरोजगारों को क्या देना है, 2500 रुपए प्रति माह की दर से सरकार एक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका जो विभाग जो देख रेख करेगा, उस विभाग का नाम है कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग। तो आपको ध्यान रखना है कौशल विभाग, कौशल विभाग, है ना। कौशल एवं तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग, ठीक। कौशल विभाग शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा। तो सरकार ऐसे ही पैसा नहीं देगी, है ना। घोषणा की है, चुनावी वर्ष है तो घोषणा तो आना ही है ना। बहुत सारी घोषणाएं आई हैं, लेकिन सरकार ने इसको इतना इजी नहीं किया कि हर व्यक्ति पैसा ले ले सरकार से, ठीक। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, चलिए देखते हैं क्या शर्तें हैं इसके अंतर्गत, कौन पात्र होगा, है ना। शर्तें में पहला तो मूल निवासी, है ना, मूल निवासी। दूसरा उम्र है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम शिक्षा 12वीं होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 12वीं से अगर आपने कम पढ़ा है तो आपको फिर रोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, ठीक। और आवेदन के वर्ष के, जिस वर्ष आपने आवेदन किया है उस 1 अप्रैल से आपका जो रोजगार पंजीयन है न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक। मतलब आप जैसे सोचो कि आप 12वीं के बाद तुरंत निकले और सोचो कि मेरे को तुरंत रोजगार भत्ता मिल जाए, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको उस जो आने वाला 1 अप्रैल होगा आवेदन करने के बाद, उस अप्रैल से आपका कम से कम पिछला 2 साल का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, अगली शर्त है 2 साल का रोजगार पंजीयन। हाँ, जैसे आपने 12वीं का रोजगार पंजीयन करा लिया है, आपने बीएससी किया या फिर भी कोई स्नातकोत्तर किया, आपको जॉब नहीं मिला, आपका 2 साल से ऊपर हो गया है पंजीयन, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको फिर प्राप्त हो जाएगा भत्ता, है ना। अच्छा देखिए, पहली बार में यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक। और जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, तो मतलब कितना वर्ष हो गया, टोटल 2 वर्ष के लिए मिलेगा, और किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक। मतलब सरकार सिर्फ 2 साल ही आपका खर्च वहन करने की कोशिश मतलब करेगी। उसमें पहले 1 साल, उसके बाद 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब वो कैसे बढ़ाएगा, उसके बढ़ाने का प्रकरण क्या है, सभी का बढ़ाएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा है उनके जो नियम में है कि 1 साल पहले दे होगा, जिसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ये कैसा बढ़ाया जाएगा, कब बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, ठीक। तो फिर भी मिनिमम हम ये मान लेते हैं कि 2 वर्ष तो सरकार देगी, ठीक। परिवार की आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। पारिवारिक आय आपकी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर आपके परिवार में 2 बेरोजगार हैं, ठीक, तो केवल एक व्यक्ति को यह मिलेगा, परिवार में केवल एक व्यक्ति को मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब परिवार में केवल एक व्यक्ति को, मान लीजिए जैसे 2 भाई हैं, है ना, दोनों अभी बेरोजगार हैं, रोजगार पंजीयन सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो एक ने अप्लाई किया, उसे मिलने लगा, 2 साल ही तक उसको मिलेगा, 2 साल के बाद तो क्या दूसरा अप्लाई करेगा तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा इसमें स्पष्टता है, क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तो अभी ध्यान रखिए, परिवार में केवल एक व्यक्ति को यह दिया जाएगा, ठीक। मतलब परिवार में अगर 2 भाई बेरोजगार हैं तो सरकार 2 को नहीं देगी, सिर्फ एक व्यक्ति को देगी। फिर ऐसे बेरोजगारी भत्ता देना था तो दोनों को देना था, भाई बेरोजगार तो दोनों ही हुए ना, एक पारिवारिक आय कम है, दोनों ही बेरोजगार है, दोनों ही प्रयास कर रहे होंगे अपनी जॉब के लिए, तो दोनों को ही आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी। हो सकता है एक भाई का दूसरे भाई से ना पटे, उसको जो मिले वो दूसरे भाई को उसमें बिल्कुल भी मदद ना करे,
तो ये वाला प्रावधान तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको क्या दोनों जितने मतलब कि जो भी बेरोजगार था अगर इस सीमा में आता है बाकी में, तो दोनों को देना चाहिए था। क्योंकि कई कई जगह देखिए हम दो भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, 1 वर्ष 2 वर्ष का अंतर होता है ना, तो देना चाहिए। या तो फिर स्पष्ट करना चाहिए कि एक टाइम पे केवल एक को मिलेगा, तो एक को मिला तो फिर अगले वर्ष मतलब जैसे इनका खत्म होता है तो फिर शायद दूसरे को देना चाहिए था। पर अभी थोड़ी इसमें अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, और आएगी तो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, ठीक। हाँ, इसमें और एक प्रावधान है कि यदि देखिए आवेदक को अगर कहीं से भी ऑफर आता है सरकारी नौकरी का, निजी नौकरी का, ठीक, और आवेदक उस नौकरी को ठुकरा देता है, तो फिर उसको यह भत्ता बंद कर दिया जाएगा, ठीक। मतलब अगर आपके पास कोई सरकारी या निजी नौकरी का ऑफर आता है, आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ऑफर आ गया तो आप उसको ठुकरा नहीं सकते। अगर ठुकरा दिए तो फिर यह भत्ता बंद कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, और जिनको यह भत्ता मिलेगा, ठीक, जिन बच्चों को यह भत्ता मिलेगा उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ठीक। अगर वह उसमें मना कर देते हैं कि वह कौशल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे, तो भी फिर यह भत्ता बंद कर दिया जाएगा, ठीक। तो इतने सारी इसके साथ शर्तें हैं, ठीक। बाकी सब शर्तें तो बहुत बढ़िया है ना, होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मेहनत करिए और सफल होइए, एक अच्छा जॉब पाइए, है ना। सरकार आपको थोड़ा सा आर्थिक सहायता दे रही है, एक अच्छी योजना है। बस ये जैसे परिवार में एक व्यक्ति वाला है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति है तो उसको क्या दूसरा व्यक्ति भी उससे फिर बाद में अप्लाई कर सकता है कि नहीं, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। और अगर जैसे क्लियर होता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक, ये है आपका बेरोजगारी भत्ता से संबंधित टोटल प्रावधान, ठीक। विभाग ध्यान रखिएगा, कौन विभाग करेगा, कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग इसको कार्यान्वित करेगा। ये सारी शर्तें हैं, ठीक। 2 शर्तें और बताया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर सरकारी नौकरी और निजी नौकरी का कोई ऑफर आता है और वो छोड़ देते हैं तो फिर क्या है, भत्ता बंद हो जाएगा। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, अगर वो मना कर देते हैं कौशल प्रशिक्षण लेने से, तो भी फिर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भू प्रशिक्षित हमारा वृक्ष संपदा योजना बहुत समय से चल रहा है ना, वृक्ष संपदा योजना। देखिए वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पे उद्घाटन होने वाला था। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वृक्ष संपदा योजना का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, ठीक। 33 जिलों में 42 स्थानों पे एक साथ हुआ, ठीक। कैसा हुआ, 33 जिलों में 42 स्थानों पे एक साथ हुआ, ठीक। क्योंकि देखिए ये सब पूछिए, ये सब पढ़िए, पूछ सकता है। पिछली बार अभी पीएससी प्री का पेपर आया था तो भेंट मुलाकात करके हमसे पूछ लिया था सबसे। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन पीएससी जैसे एग्जाम में खैर मायने मतलब नहीं पूछने चाहिए, पर ठीक है पीएससी है। देखिए इसमें प्रावधान क्या है, 5 वर्ष में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 1,80,000 एकड़ में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, लक्ष्य को, इंपॉर्टेंट है। 1,80,000 एकड़ में, ठीक, 15 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण करेंगे, ठीक। अभी तक लगभग 20,000 किसानों ने 30,000 एकड़ निजी भूमि का पंजीयन करा चुके हैं, और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति किसान को प्रति एकड़ 15 से 20,000 तक की आय होगी, अनुमानित आय होगी, क्योंकि देखिए ये वृक्ष जो लगेंगे 1 साल में तो देंगे नहीं रिटर्न, इनको टाइम लगेगा। तो एक एवरेज निकाला गया कि 8 साल बाद 10 साल बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 सालों में, तो प्रति एकड़ इनको 15 से 20,000 रुपए का अनुमानित आय होगी, ठीक। तो ये है आपके वृक्ष संपदा योजना। अच्छा, इसी के साथ एक मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया है। एक मोबाइल ऐप क्या है, जो सामुदायिक वन संसाधन सरकार दे रही थी उसकी निगरानी और ट्रैकिंग के लिए, ठीक। अभी मोबाइल ऐप का नाम नहीं है, मतलब मोबाइल ऐप एक लोकार्पण किया सामुदायिक वन संसाधन करके। इसमें जो भी बांट रही थी सरकार, ये जो योजना चल रही थी सामुदायिक वन संसाधन की, उसकी निगरानी करना है, मूल्यांकन के लिए, दोनों के लिए वो ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ एक नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम भी लॉन्च किया है। क्या किया है, इसी योजना के साथ ही सब हुई है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। नेशनल ट्रांजिट परमिट
एक सिस्टम लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, जो अभी तक जो वन विभाग के वनोपज जाते थे, एक राज्य से जब दूसरे राज्य जाते थे, तो जहां राज्य की सीमा चेंज होती थी वहां उनका टीपी चेंज कराना पड़ता था। टीपी मतलब ट्रांसफर परमिट, उनका चेंज कराना पड़ता था। ये वन उपज से संबंधित है, वन विभाग इसको करता है ना, ये वन विभाग के लिए ध्यान रखिएगा, वन उपज से संबंधित है ये। तो अब क्या है, अब जब ये सिस्टम जब लॉन्च हो गया है, तो अब क्या है, अब जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ये वन संसाधन जाएंगे तो वहां पे टीपी को चेंज नहीं कराना पड़ेगा, तो वन संसाधन की जो आवाजाही है वो क्या हो गई, आसान हो जाएगी। ठीक, छत्तीसगढ़ ऐसा परमिट लाने वाला कैसा राज्य है, चौथा राज्य है, ध्यान रखिएगा। भारत में छत्तीसगढ़ जो है इस प्रकार की परमिट सिस्टम वाला चौथा राज्य है। तो इसके पहले और भी 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, एमपी, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। कौन कौन है, एमपी, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्यों में नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम चल रहा है। छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा चौथा राज्य बन गया जिसने यह ट्रांजिट सिस्टम को लागू किया है। इसी दिन एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम। ठीक, सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम। ठीक, इसी से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है, सकरी नदी पुनर्जीवन पुस्तिका। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए, विकसित संपदा योजना, नेशनल ट्रांजिट परमिट, सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम और एक मोबाइल ऐप आपका सामुदायिक वन संसाधन के लिए, ये चारों चीजें एक ही डेट पे लॉन्च हुई हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है लॉन्चिंग को लेके, कब कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है करके, है ना। अच्छा, विकसित संपदा योजना की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई थी ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, हम पहले पढ़े हैं, दिसंबर 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, एक है अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा सांस्कृतिक महोत्सव। क्या है, अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक, ये हुआ है एग्री यूनिफेस्ट, हमने पढ़ा था। ठीक, एग्री यूनिफेस्ट के अंतर्गत हुआ है बंगलौर में। ठीक, यहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर, उसकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के छात्रों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, किस पे जीता है, यह है लोक नृत्य की कैटेगरी में। ठीक, और क्या नृत्य किया था इन्होंने नृत्य किया था पंथी, कैटेगरी थी इनकी लोक नृत्य। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं अपन, एक आपका है विश्व वानिकी दिवस। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, है ना। उद्देश्य क्या है, वनों के महत्व जाने, वनों पे विमर्श कराना, लोगों को वनों के बारे में जागरूक करना, है ना। एक संतुलित जो पृथ्वी है उसको एक संतुलन बना के रखना, है ना, उसका प्रयास करना। ठीक, एक तो ये सब उद्देश्यों से इसको जारी किया गया था, वनों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए। देखिए, इसका जो पहला मनाया गया था वह मनाया गया था 1971 में। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसको फिर 2012 में यूएन ने नियमित किया था, तो फिर बहुत सारे लोग लेते हैं कि 2012 में पहला मनाया गया था। ऐसा नहीं है, 1971 में पहला आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था और यूरोपीय संगठन की 23वीं बैठक में निर्णय हुआ था। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संगठन की 23वीं बैठक में यह निर्णय हुआ था कि 21 मार्च को ऐसा विश्व वानिकी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व वानिकी दिवस मनाएंगे। बाद में यूएन ने 2012 से इसे क्या कर दिया, नियमित किया है। ध्यान रखिएगा, यह नियमित है, यह पहला है। ठीक, तो और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी, उनकी तरफ से एक न्यूज आई है कि छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहां से 1 जून से कैशलेस व्यवस्था लागू होगी।
1 जून से। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शासकीय अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था कब से चालू हुई, क्योंकि 1 जून से बोले मतलब 1 जून को लॉन्च कर देंगे, तो 1 जून से होगी, है ना। 1 जून को कंफर्म हो जाएगा हुई कि नहीं हुई, पर अभी उन्होंने घोषणा कर दी गई है कि छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में 1 जून से कैशलेस व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक, तो ये रहा आज आपका 21 मार्च का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। ठीक, काफी अच्छे न्यूज थे आज, काफी अच्छे करंट थे, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आने वाले एग्जामों में, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए फिर आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक, ताकि हमको एक सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।